खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाड़ा सगळे किसान भाई ने मारी पूर्णभाई की ओर घना घना राम राम। और पूरण भाई का लाल रहे था कि पूजा बेन की ओर से भी घना मानसू राम राम सा। राम राम पूजा बेन, राम राम। राम राम पूरण भाई, राम राम। लो सा देखो, आज है मंगलवार और मंगलवार ना अपन कार्यक्रम लेना यहाँ सजीव फोन इन। और आज सजीव फोन इन कार्यक्रम को विषय है खरीफ फसलों की अधिक पैदावार किसान भाई कशान लेवे। और इसका साथ ही देखो जानकर देंगे उड़द की उन्नत खेती के बारे में। हाँ सर। और आज अपना कार्यक्रम में विशेषज्ञ पधारे है श्री पूनमपाल सिंह जी, सेवानिवृत्त कृषि विशेषज्ञ। और जो भी किसान भाई ई विषय पर ना वाका बातचीत करो चाहे या कई भी वाके समस्या वे और विशेषज्ञ में सीधी बातचीत करो चाहे तो था माने टेलीफोन कर सको। बिल्कुल सर। टेलीफोन नंबर है 01472 294 और एक और फोन लाइन है सा 01472 295 बिल्कुल साथों, किसान भाई या टेलीफोन नंबर पे फोन कर और सीधा आपने जो कृषि विशेषज्ञ है वह मुझे जुड़ सके और आपने जो भी समस्या है वहाँ को समाधान प्राप्त कर सके है। तो पूनमपाल सिंह जी, कार्यक्रम में आपको स्वागत है सा। राम राम सा। राम राम सा। तो कार्यक्रम की शुरुआत में आप जानना चाहवा कि देखो किसान भाई जो है खरीफ का मौसम में अधिक पैदावार कशान लेवे सा। देखिए, खरीफ क्योंकि विशेष बात खरीफ पर ही चल रही है, तो किसान तो चाहे रबी हो, खरीफ हो, जायद हो, उनमें अच्छी पैदावार के लिए कुछ बातें हैं। सबसे पहली बात तो समय पर बुआई, अच्छा बीज काम में लेना, बीज उपचार और सिफारिश अनुसार रासायनिक उर्वरक या देसी उर्वरक का प्रयोग, बीमारी कीड़े लगते हैं उनका समय पर समाधान, ये सारी समय पर कटाई, ये सारी चीज़ें हैं हम करेंगे तो किसान अच्छी पैदावार ले सकता है। और खरीफ के लिए विशेष ये है, खेतों की साफ सफाई करके बुआई करे तो अच्छी पैदावार होगी। यूँ नहीं है कि उसमें कचरा वगदा हो, झाड़ झंकड़ हो, ऐसे में बुआई करते तो पैदावार प्रभावित होती है। खेत की सफाई करके, ढकाई जुताई करके बुआई करे तो अच्छी पैदावार आती है। अच्छा पूनमपाल सिंह जी, खरीफ मौसम की शुरुआत हो चुकी है और बरसात ई टाइम मानो अपना जिला में कम भी है, तो किसान भाई जो है
खरीफ के मौसम में बुआई कथी तारीख तक कर सके ऐसा? देखिए, मक्का की बुआई तो वो प्रथम सप्ताह जुलाई तक कर सकता है, मूंगफली की भी प्रथम सप्ताह तक कर सकता है, और अगर प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह तक बरसात नहीं आती है तो वह सोयाबीन को बुआई कर सकता है या उड़द, तिल और इनकी बुआई कर सकता है। क्योंकि मक्का तो थोड़ा सा जल्दी बुआई करते हैं तो पैदावार अच्छी आती है, और सोयाबीन का जुलाई के प्रथम सप्ताह में बुआई करते हैं तो उसकी पैदावार अच्छे से, कीड़े भी तो कम। सिंह साहब, अपना कार्यक्रम में एक फोन कॉल आया है। राम राम साहब। राम राम साहब, मेरा नाम नीतेश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि हम खरीफ फसलों में सोयाबीन की खेती करते हैं, तो सोयाबीन में एक पद्धति है बीज उपचार की, FIR पद्धति। तो हम किस प्रकार से हम FIR पद्धति से सीड ट्रीटमेंट करें सोयाबीन की फसल का। दूसरा प्रश्न है कि हम हमारे यहाँ पर उड़द लगाते हैं T9, इसमें पीला मोजेक बहुत अधिक होता है, तो पीला मोजेक को किस प्रकार से कंट्रोल में लाएं उड़द में। और मक्के में फाल आर्मी वर्म का भी अटैक देखा गया था पिछली बार, तो हम मक्के में फाल आर्मी वर्म को किस प्रकार से कंट्रोल करें। मेरा सवाल ये है कि जो FIR पद्धति प्रचलित है, FIR पद्धति क्या होती है, हम सीड ट्रीटमेंट किस प्रकार से करें सोयाबीन में। FIR पहले तो फंगस होता है, फिर इंसेक्टिसाइड होता है, फिर राइजोबियम होता है। जी, ये FIR पद्धति कहलाती है बीज उपचार की। तो इन तीनों को फर्स्ट आपके फंगस का उपचार करेंगे, सेकंड आपके इंसेक्टिसाइड का करेंगे, और फिर राइजोबियम का करेंगे। तो ये FIR पद्धति कहलाती है बीज उपचार का कैसे करें। ये नहीं कि आगे पीछे हम चले जाएं, पहले राइजोबियम कर दें या पहले इंसेक्टिसाइड कर दें। तो FIR ये बनाया हुआ है फॉर्मूला, पहले फंजीसाइड का, ताकि जो बीमारी लगती है फसल में, आपने चूंकि सोयाबीन को पूछा है, सोयाबीन के लिए आपको जैसे बीज उपचार करना है तो जो बीमारी लगती है, बीमारी के लिए ट्राइकोडर्मा है, थायरम है, इससे उपचार करें। फिर इंसेक्टिसाइड आप ध्यान रहे कि अगर आपके खेत में दीमक है या कुछ ऐसा है तो उसका आप जो है उपचार कर सकते हैं क्लोरोपाइरीफॉस से। राइजोबियम के लिए, राइजोबियम में देखिए, राइजोबियम तो केवल नाइट्रोजन के लिए होता है, इसमें आपके एजेटोबैक्टर का भी कर सकते हैं, आप फॉस्फेट का भी कल्चर आता है उसका भी उपचार कर सकते हैं, तीनों उपचार कर सकते हैं। ये FIR पद्धति है। नीतेश जी, आप मका कार्यक्रम में फोन की दो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सा। और आपा देखकर खरीफ फसला की बात करें तो सब पहला मका किसान भाई ने खरीफ फसला है, जैसा सोयाबीन है, मक्का है, धान है, बाजरा है, मूंग और उड़द है। तो यहाँ सब पहला उन्नत किस्म की अभी यदि आप बात करा तो सोयाबीन की कई उन्नत किस्म है। ऐसा देखिए, सोयाबीन की JS 335 है, पूसा 16 है, और अब नई नई किस्में आ रही हैं। लेकिन काश्तकार को ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसको बीज उपलब्ध कैसे हो, सबसे प्रथम बात ये होती है। क्योंकि ये जितनी सारी, अब जैसे सोयाबीन के लिए सिफारिश 20 किस्म की हुई है, लेकिन 20 किस्म आपके बीज निगम में नहीं मिलेंगी। वो प्रोडक्शन करते हैं, उस हिसाब से जो वहाँ उपलब्ध बीज है उससे बुआई करें। और चूंकि कृषि विभाग और यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय के सौजन्य से ही बीज का प्रोडक्शन होता है, तो वो जो नई वैरायटियों का बीज प्रोडक्शन होता है उस बीज निगम पे जो बीज उपलब्ध है उसकी बुआई करें। बाकी अब मैं 20 किस्में बता दूं और बीज ही नहीं मिले तो कोई मतलब नहीं। बीज निगम से संपर्क रखें और उसकी बुआई करें। चाहे मक्का है, मक्का में आप संकर को प्राथमिकता दें, संकर किस्म को, क्योंकि उसकी उपज अच्छी होती है। संकुल किस्म को उपज कम होती है, वो अगर लेट हो जाती है बारिश तो संकुल किस्मों का प्रयोग करें। उड़द जैसी फसल है उसमें तो बीज काश्तकार का ही होगा, क्योंकि ये करते नहीं है। एक UB 38 का किस्म है, बहुत अच्छी, डूंगला से ही उसको बनाया गया। उड़द की किस्म है, उड़द की किस्म डूंगला जो अपना गांव है जी मंगलवाड़ के पास, वहाँ के बीज का संरक्षण करके ही उस वैरायटी को निकाला गया है, तो वो बीज काम में लें। और मूंगफली का जो है JL 24 किस्म है, JG2 है किस्म है, ये किस्में हैं, इनके काश्तकार के पास बीज होता है, क्योंकि इसमें संकर की जरूरत नहीं होती है। उड़द में भी नहीं होती, ना आपके मूंगफली में होती। सोयाबीन में केवल संकर किस्म की मक्का में होती है। मक्का में हम जो बीज उपलब्ध होगा उसको लेना। तो ये तो आप बीज की बात करी, अभी बीज की मात्रा कतरी रागनी चाहिए। हाँ, बीज की मात्रा देखिए, जैसे आप मक्का में लें तो 20-25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से लेते हैं। मूंगफली में लेते हैं तो 100 किलो गुली प्रति हेक्टर के साथ काम में लेते हैं। और उड़द की बात करें तो 8 से 10 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से लेते हैं। सोयाबीन पे आप जाओ तो 20-25 किलो, ये आपके बीज की मात्रा होती है, इनको में काम में। अच्छा सिंह साहब, या तो भी अपन बीज की बात, और किसान भाई जो है खरीफ का मौसम में जो फसला लेवे है वहाँ में खाद और उर्वरक को की तरीकों में प्रयोग करें। देखिए, खाद 3 तरह का काम में लिया जाता है। एक तो नत्रजन है, एक फास्फोरस है, एक पोटास है। तो फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय ही खेत में डालना होता है। फास्फोरस और पोटास जी दोनों जो सिफारिश की हुई मात्राएं हैं वो खेत में बुआई से पहले ही डालना होता है। और नत्रजन को खड़ी फसल में
छिड़काव करके दिया जाता है। लेकिन अगर हम डीएपी देते हैं तो हमको बुआई के समय यूरिया नहीं देना पड़ेगा, और हम भाई दिवे हमें नहीं मिलता और राकुड़िया खाद या सुपर फास्फेट काम में लेते हैं तो हमको नाइट्रोजन के लिए भी यूरिया खेत में छांटना पड़ेगा बुआई के समय ही। अच्छा सर, क्योंकि उसको बढ़ने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए। आपने सुपर फास्फेट दे दिया, नाइट्रोजन होती नहीं है। डीएपी में नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होता है, तो दोनों काम चल जाते हैं। इसलिए हमें मक्का की फसल के लिए अगर हम ये खाद में ले रहे हैं तो यूरिया को भी हमको 8-10 किलो यूरिया प्रति बीघे के हिसाब से खेत में छांटना पड़ेगा, फिर बुआई करनी पड़ेगी। अच्छा सिंह साहब, आप बात करें कि जो उर्वरक है वो कई मात्रा में किसान भाई जो है हाँ, मात्रा का जैसे सिफारिश की हुई है कि 40 से किलो फास्फोरस जी प्रति हेक्टर और 100 से 120 किलो नाइट्रोजन मक्का के लिए है। मूंगफली के लिए 40 किलो फास्फोरस है, 20 किलो नाइट्रोजन है। उड़द के लिए 15 किलो नाइट्रोजन है और 30 किलो फास्फोरस है। सोयाबीन के लिए भी मूंगफली के बराबर खाद का काम में लिया जाता है, ये 20 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस। अच्छा किसान भाई जो है उर्वरक जो है फसल कतरा समय की वजह से वीटीएम देवस? देखिए, आपके सोयाबीन में खड़ी फसल में उर्वरक पड़ता नहीं है, उड़द में पड़ता नहीं है, मूंगफली में पड़ता नहीं है, केवल एकमात्र मक्का है। मक्का में बुआई के समय खाद दे दिया, एक घुटने की अवस्था पे आ जाए तब दे दो एक मात्रा, और एक मात्रा जब माजरा निकलने शुरू हो जाए तब दे दो। वो तब देना जब मक्का खेत में नमी हो। कभी सूखे में आपको नाइट्रोजन नहीं देना है। अगर सूखे में नाइट्रोजन देते हैं तो वो सूर्य की किरणों में उड़ के खत्म हो जाता है। अच्छा, इसलिए नाइट्रोजन तभी दें, यूरिया जब ही दें जब खेत में नमी हो। किसान भाई बेना सिंह सामू आपा और बातचीत करा, और आपा जी विषय पर आज बातचीत करें वो विषय है खरीफ फसल की उन्नत पैदावार आपा कशान लेवासा और उड़द की उन्नत खेती। और अपना जो आप विशेषज्ञ है पूनम पाल सिंह जी, आप वो सीधी बातचीत कर सको सा। आपका जो आज टेलीफोन नंबर है 01472 294 और एक और फ़ोन लाइन है 01472 295 पर आप फ़ोन कर विशेषज्ञ में सीधी बातचीत कर सको सा। तो आप जल्दी माँ का कार्यक्रम में टेलीफोन करो सा, जिमो आप आगे बातचीत करा। बिल्कुल सा। और अब सिंह साहब बात करें आपका कि फसल में जो है खरीफ का मौसम में मुख्य जो समस्या है वह है खरपतवार की। तो किसान भाई जो है खेता ने किसान सुरक्षित रखे खरपतवार? देखिए, अब जो मुख्य जैसे मक्का है, मक्का के लिए यूँ तो किसान हमारा अगर मौसम उसको अच्छा मिल जाता है तो कुल्फा चला के खरपतवार को नष्ट कर लेता है जी। लेकिन कई बार मौसम ख़राब हो जाता है तो उसकी अपन देख लें, पहले देख लें कि भाई हमारा मौसम ख़राब होने जा रहा है तो मक्का की बुआई से के साथ ही एट्राजिन नाम की दवाई आती है, उसका स्प्रे कर दें। पाउडर आता है, अच्छा, 500-600 लीटर पानी मिला के 1 किलो एट्राजिन, एट्राटेफ के नाम से आता है, उसका ज़मीन में स्प्रे कर दें, मक्का की बुआई कर दें तो उसमें खरपतवार नहीं आएंगे। मूंगफली के लिए और सोयाबीन के लिए पेंडिमेथिलिन नाम की दवाई आती है, उसका 500-600 लीटर पानी में आधा किलो दवाई का मिला के स्प्रे कर दें तो उसमें वो हो जाती है। उड़द की फसल के लिए क्योंकि बहुत इनकम कम आती है, उसमें रसायन का प्रयोग किसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। अच्छा, हाँ। और उड़द में क्या होता है, जब फसल छा जाती है तो खरपतवार अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो किसान भाई अपना कार्यक्रम में जुड़ सके और अपना कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 01472 294 एक टेलीफोन नंबर और है किसान भाई 01472 295 या टेलीफोन पर फ़ोन कर और सीधा अपना विशेषज्ञों में जुड़ सके और आपने जो भी समस्या है वहाँ को समाधान प्राप्त कर सको हो। सिंह साहब, देखो आप खरपतवार नियंत्रण की बात की दी है ऐसा। अब कार्यक्रम में आप बात करा कि जैसा अब उन खरीफ की फसल में कीट और रोग भी लग जाए, जो नीतीश मित्र जी भी आपने पूछो है कि पीला मोजक रोग है जैसान है और सफ़ेद मक्खी है, तो या को नियंत्रण वह कशान करे और सब पहले या का लक्षण कई बेवा जो माँ का किसान भाई ने पहचान में जावे सा। देखिए, एक अपने यहाँ ज़िले में क्या होता है, पीलिया रोग आता है। पीलिया रोग क्या 2 तरह से होता है, एक तो होता है मोजेक और एक पीलिया होता है आयरन की कमी से, अच्छा, लोहे की कमी से। तो वो दोनों को पहचानना पड़ता है। कोई किसान भाई अपन बातचीत करो छावे जुड़िया ऐसा बातचीत करा। राम राम सा। राम राम, मैं कागवाड़े से बोल रहा हूँ। कई जानबो छो आप सर, मक्का बोई उसमें इलड़ा लाग गई, छोटी मक्की तो भी इलड़ा लाग रही है। अच्छा, मक्की में इलड़ लाग रही है, तो सिंह साहब बताओ सा। हमारी बोई करीब 10 रोज की, लेकिन इलड़ा लाग गई। अच्छा, कतरा दिन की मक्की वेगी आप? 10 रोज की वेगी। 10 रोज की मक्की वेगी है और इलड़ लाग रही है।
मैं इसमें आपके पास जो उपलब्ध है क्या रसायन, जैसे आपके एसिफेट है ना, एसिफेट का आप स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे इल्ली मर जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना कि ये इल्लियाँ मक्का के फसल के पकने तक इल्लियाँ रहती हैं। तो जो समय पे इल्लियाँ अपना रूप बदल देती हैं, पहली तो ये पत्ती खाएगी अभी इल्लियाँ, है ना, फिर उसके जो कोथ बोलते हैं, वर्ल्ड बोलते हैं, उसमें घुस जाएगी। तो उसके लिए सिस्टेमिक जो आपके इंसेक्टिसाइड है उसका स्प्रे करने से चलेगा, या फिर ग्रेनुल आते हैं, कार्बोफ्यूरॉन ग्रेनुल आते हैं, उनमें दो दो दाने उसके कोथ में या ऊपर जो बढ़ने वाली पत्ती उसमें डालेंगे तो मरेंगे। कोई इल्लियों का शुरू से ही रोकथाम करते हुए आखिर तक बचा पाओगे, नहीं तो ये इल्ली रूप बदल बदल के आपको परेशान करके रख देगी। अच्छा सिंह साहब, इल्लियाँ का जो मुख्य जो लक्षण है वह कहीं दिखाई देगा? लक्षण तो इल्ली तो दिख जाती है वैसे ही, पत्तियों पर खाती हुई दिख जाएगी आपके, अक्सर तो पत्तियों में ही बैठती है, पत्ती खाती कुतर कुतर करके वो खाती है, पत्ती कटी हुई दिख जाएंगी, छेद किए हुए दिख जाएंगे। अच्छा। तो ये उसके लक्षण है। और फिर उसी के अनुसार उसकी दवाई इनमें पाउडर छांट के भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब वो के जो बढ़ने वाली पत्ती उसमें घुस जाए तो फिर उसमें ग्रेनुल डालने पड़ते हैं। अच्छा सर। आजा जी, आप माँ का कार्यक्रम में फ़ोन की दो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सा। और अपन बात करें साग उड़द की उन्नत खेती के बारे में। जी, मैं कीट और रोग के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वह पीला मोजक रोग के बारे में आप बताइए। हाँ, मैं बता रहा था। देखिए, अगर आपके पीलिया है, पीलिया होता है आयरन तत्व की कमी से, तो उसमें 100 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर H2SO4 गंधक का तेजाब, जी, गंधक का तेजाब का स्प्रे 500-600 लीटर पानी में मिला के, कितना 100 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर तेजाब, इस हिसाब से स्प्रे करेंगे तो फसल का पीलिया रोग ये खत्म हो जाएगा। 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा, ये खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक है पीला जो होता है मोजेक, मोजेक में क्या होता है, मोजेक होता है कीड़ों की वजह से। अच्छा। कीड़े रस चूसते हैं तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसमें घुलनशील कार्बोरिल पाउडर आता है, उसमें आधा किलो पाउडर 500-600 लीटर पानी मिला के स्प्रे कर देंगे तो वो मतलब अपने कीड़ों को मारना है, कीड़े मर जाएंगे तो उसमें ये जो रोग पीले रोग आएगा ही नहीं, मोजेक नहीं आएगा, मोजेक कीड़ों से आता है। अच्छा। इसका लक्षण कई है, बस पत्तियां पीली पड़ जाती है। पत्तियां पीली पड़ती हैं, लेकिन पीलिया में तो पत्ती मुलायम रहती हैं और ऐसे मोजा में पत्ती कड़क पड़ जाती हैं थोड़ी सी। अच्छा, उत्पादन पे कितना फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़े ही है, बीमारी तो जितनी हो जाए पूरी खत्म कर दे। अगर आप फसल पे बीमारी ना रोके तो पूरी फसल खा जाए। अच्छा। पूरी खत्म हो जाए, बीमारी रुक जाए, उसके ऊपर है कितना आपने कंट्रोल किया है। तो उत्पादन अगर अच्छा लेना है हाँ। तो अपने मतलब जो है बीमारी को निजात पाना है, वो तो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। बीमारी तो ऐसी खराब चीज़ है, इंसान में ही लग जाए तो इंसान खत्म कर दे। जी जी। सिंह साहब और आपा कार्यक्रम में बातचीत करा, लेकिन कार्यक्रम में टेम वे को है मनोरंजन को, तो मिल वेट उड़ायो प्यारा सो लोकगीत। मेथी को तो ब्याव रचो छे, मेथी को तो ब्याव रचो छे। करेला जी है, करेला जी बींद बन आया, सुनो जी तरकारी की बाता। करेला जी बींद बन आया, सुनो जी तरकारी की बाता। मेथी को तो ब्याव रचो छे, मेथी को तो ब्याव रचो। ये करेला जी है, करेला जी बींद बन आया, सुनो जी तरकारी की बाता। करेला जी बींद बन आया, सुनो जी तरकारी की बाता। तो नाना बन आया, नींबू का तो नाना बन आया, नींबू का तो नाना बन आया। ये नारंगी की है, नारंगी की नानी बन आई, सुनो जी तरकारी की बाता।
नारंगी की नानी बन आई, सुनो जी सरकार की बात। मेथी को तो ब्याव रचोजे, मेथी को तो ब्याव रचोजे। ये करेला जी नींद बन आया, सुनो जी सरकार की बात। करेला जी नींद बन आया, सुनो जी सरकार की बात। वसा किसान भाई बहना विश्वामित्र दादी की मीठी सी आवाज में यो प्यारो सो लोकगीत होने सा और कार्यक्रम में पाचा आपा लोट आया है, बातचीत करांगा पाचा आपा और खरीफ फसला की आपा बातचीत कर रहे हैं सा। तो देखो आप बात करें कि खरीफ फसला में अधिक पैदावार किसान भाई की तरीकों ले। तो पूनम पाल सिंह जी आप बात करा कि फसल चक्र की, तो किसान जो है फसल चक्र अपनान भी ज़्यादा मुनाफा ले सके। देखिए फसल चक्र तो अपनाना ही चाहिए और काश्तकार समझता भी है। एक खेत में कभी भी लगातार एक फसल को नहीं लेना चाहिए। उसमें क्या होता है, उस फसल के कीड़े और बीमारियां उस खेत में रह जाती हैं, तो अगर वही फसल लगाएंगे तो वो कमज़ोर पड़ेगी, अच्छी नहीं होगी। इसलिए जैसे मानो मक्का लगाइए तो अगली बार मक्का ना लगा के उड़द लगा दो, सोयाबीन लगाओ, मूंगफली लगाओ, है ना। और फिर अगला खरीफ के बाद फिर रबी आती है। रबी में मानो गेहूँ लगाया, गेहूँ बार बार बीज नहीं लगाया, कभी सरसों लगाओ, हारू जैसे बोले, या चना लगाओ। तो फसल चक्र तो बहुत ज़रूरी है बदलना। फसल चक्र क्या है, फसलों को हेर फेर करके बोना, बदल बदल के बुआई करना। तो उसमें कीड़ों की भी जो आक्रमण कम होगा, बीमारी भी कम आएंगी, और एक ही फसल की जड़ एक ही गहराई तक जाएंगी, तो वहाँ का जो तत्व है वो पूरा ले लेगी। फिर आपने वही लगा दी तो फिर वो वहाँ से ले लेगी। तो अब ऐसी फसल लगाओ जो एक बार तो गहरी जड़ जाए, एक बार ऊपर रह जाए जड़, तो ऊपर की मिट्टी की अपने खरपतवार अपने खाद ले और एक बार नीचे के लिए। तो फसल को बोना, बदल बदल कर बोना ही फसल चक्र कहलाता है। तो किसान भाई फसल चक्र अपना उत्पादन ने बढ़ा सके हैं। सिंह साहब देखो, अपना किसान भाई रासायनिक उर्वरकों को भी उपयोग करे और जैविक खाद को भी काम करे, और अधिक पैदावार के लिए देखकर रासायनिक उर्वरक को उपयोग करे था, जो मुँह आपनो स्वास्थ्य भी खराब है रहो है, पर्यावरण को स्वास्थ्य भी खराब है रहो। लेकिन जैविक खाद अपनाना चाहे जिमू ज़्यादा माने मुनाफा मिले, तो जैविक खाद कई है सर? देखिए जैविक खाद ये कि जो जीव से बनता हो। जैसे जैविक खाद में आपके देसी खाद भी आता है, रोड़ी का खाद भी जैविक खाद में आता है ना। एक आजकल वो चल रहा है केचुआ का खाद, वो भी जैविक खाद में ही आता है। वर्मी कल्चर है, वर्मी कंपोस्ट, वो भी जैविक खाद में आता है। एक आपके जो बीज उपचार करते हैं, राइजोबियम है, फॉस्फोलाइजर है ना, इनसे भी उपचार करते हैं, एजेटोबैक्टर है, ये भी आपके जैविक खाद में आता है। तो इनका उपयोग करना चाहिए। लेकिन क्या है, जब हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है तो रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग जरूरी है। और जैविक खाद से अभी आप देखिए बहुत सारी बीमारियां, इंसान के अंदर कैंसर जो आ रहा है आपके इस अंग्रेजी खादों से आ रहा है। बिल्कुल 100% अंग्रेजी खाद जितने भी खा रहे हैं हम, केमिकल खा रहे हैं, उससे इंसानों में कैंसर बढ़ता जा रहा है। तो जैविक खेती तो करनी चाहिए। जैविक खेती एटलीस्ट मैं तो ये कहता हूँ किसान को अपने लिए खाने के लिए तो जैविक खेती कर ले, उसमें अंग्रेजी खाद डाले नहीं, अंग्रेजी दवाई डाले। मैं भी मेरी किचन गार्डन करता हूँ, मैं उसमें कोई अंग्रेजी खाद नहीं डालता, कोई अंग्रेजी इंसेक्टिसाइड नहीं डालता। मैं जब फसल खत्म हो जाए, अपने तो कौन से रिस्क है, खत्म हो जाएगी तो हो जाएगी, बाजार से ले आएगी। तो जैविक खाद का उपयोग, जैविक खेती करना चाहिए किसान को। इससे पब्लिक का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और अच्छा रहेगा। तो जैविक खेती किसान भाई अपनावे तो उत्पादन भी बढ़ा सके। वो उत्पादन भी बढ़ सकता है, लेकिन क्या है, टोटल क्षेत्र में इतना जैविक मटेरियल जो है जो लगता है वो उसकी न्यूट्रिएंट की पूरी पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो अपने आधा एरिया में या पाव एरिया में या पौन एरिया में जैविक खेती करे, ताकि वो अपने देसी खाद भी डाल सके और अपना केचुए की भी कर ले। अपने फार्म पर ही वर्मी कंपोस्ट तैयार करनी है, केचुए का करना चाहिए खाद। तो किसान भाई जैविक खेती अपना और आपनों खुद को स्वास्थ्य भी ठीक रख सके और अपनी मिट्टी को स्वास्थ्य भी ठीक रख सके, मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। अंत में और खरीफ फसलों के बारे में कई संदेश दियो छावा साहब? खरीफ फसलों के बारे में संदेश यही देंगे कि साहब जैसा है अच्छा बीज का उपयोग करो, है ना, सिफारिश शुदा खाद काम में लो, समय पर कीड़े मकोड़ों को मारो, और जो विकसित किस्मों उनका काम में लो, तो अच्छी पैदावार होगी और
किसान भी ठीक और हम लोग भी सब ठीक। तो सिंह साहब, कार्यक्रम में आप बहुत बढ़िया जानकारी दी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। राम राम। और किसान भाई, अब बात करा आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। किसान भाई देखो उन्नति की ओर जा रहा है योजनाओं। तो किसान भाई और बहना देखो, यह योजना जो है इसके अंतर्गत जो है छोटा और सीमांत किसानों की आय बढ़ावा के लिए वाना आर्थिक संबल प्रदान करवा के लिए यह योजना की सरकार जो है शुरुआत की दी है। ये योजना में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिले है और हर 4 महीना का अंतराल में 3 समान किस्तां 2,000 सीधा किसाना का बैंक खाता में सरकार ट्रांसफर करा है। हाँ सर, और यह योजना किसाना की उन्नति के लिए ई तरीका से काम करे कि जो बिचौलिया को है वो खत्म हो जाए। हाँ सर, किसान भाई बिचौलिया को खत्म करता हुआ धन राशि सीधा अपना बैंक खाता में आएगा और 2,000 रुपये की किस्त जदी जारी वेवे, जदी फसल बोवा को टेम वेवे और मौसम अनुकूल वेवे, जैसा आपा खाद और उर्वरक लेवा जावा, बीज लेवा जावा और बीका बाद लिया अपाना का पास यदि पैसा कम वेवे तो एक किस्त का माध्यम से आप बीज और कहना उर्वरक खरीद सको और खेती की उत्पादकता बढ़ा सको। बिल्कुल साथ। तो देखो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है किसानों ने उन्नति की ओर ले जा रही है और किसानों के लिए मददगार है। हाँ साहब, निम्बाड़ा मंडी का भाव आप देखा तो गेहूं का भाव रहा निम्बाड़ा मंडी में 2,541 में लगान 2,851 रुपया प्रति क्विंटल। अशानी मक्का पीली है 2006 में लगान 2,270 रुपया और ग्वार का भाव है 4,401 में लगान 5,300 रुपया प्रति क्विंटल। बिल्कुल सा। और जौ का भाव रहा है 2,280 में लगान 2,503, चना का भाव रहा है 5,500, सरसों का भाव रहा है 6,850, 7,380, सोयाबीन का भाव रहा है 5,000, 6,876, मूंगफली का भाव रहा है 6,500, 9,200 और किनाओं का भाव रहा है 4,801, 5,026 रुपया। अशानी मेथी का यदि भाव देखा निम्बाड़ा मंडी में तो 6,000 में लगान 7,400 रुपया प्रति क्विंटल और इसब गोल का भाव है 7,500 में लगान 12,500 रुपया प्रति क्विंटल। बिल्कुल सा। और देखो ये तो आज का निम्बाड़ा मंडी का भाव और आज का मौसम की आप बात करा तो देखो अधिकतम तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, हवा में आर्द्रता 91% और हवा की रफ्तार 21 किलोमीटर प्रति घंटा। और काल का तापमान यदि देखा तो काले अधिकतम तापमान रह सके 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता है 78% और हवा की रफ्तार 19 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल साथ। तो देखो कार्यक्रम को समय हो गया है और अब लेवा इजाजत। माँ की दुआएं के और घना घना राम राम सा। कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।